नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में हम आज बात करेंगे क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स का। आज ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो हमने इस टॉपिक पे, इस चैप्टर के नाम पे 4 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन चारों वीडियो में हमने एक एक करके केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझा है। पूरा चैप्टर हमने इतने में कवर कर लिया है 4 वीडियोज़ में। लास्ट हमने पढ़ा था आर्हेनियस इक्वेशन और कोलेजन थ्योरी, जिसका हमने व्यंजक निकाला था, जहाँ पर हम टेम्परेचर जो है बदलने पे, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री या 12 डिग्री या 15 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन किस प्रकार से आएगा, वो आज हम उस पर सवाल बनाएंगे और सवाल को हम हल करेंगे। आज के इस वीडियो में स्पेशल होने वाला है कि ये वीडियो जो है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्लास 12th का जो चैप्टर है, इसे पूरा रिवाइज करेंगे हम शुरू से लेके। जो हमने 4 वीडियो में डिस्कस किया है वो शुरू से लेके आखिरी तक हम एक एक टॉपिक को, क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ा है, उस पर क्या क्या होता है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद पिछले 5 सालों में जितना सवाल छत्तीसगढ़ बोर्ड पे जो आया है आज तक, है ना, पिछले 5 सालों में आए हुए जो जितने सवाल हैं, उन सभी सवालों का लिस्ट हम देखेंगे। उन सभी सवालों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर के क्या क्या हैं, उन्हें लिखा कैसे जाए, है ना। कैसे लिखेंगे तो उनमें पूरा पूरा नंबर मिलेगा, क्या क्या वो पूछना चाह रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद क्या चीज़ें जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो बहुत जल्दी हम इसे हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हमारा अगला चैप्टर जो है वो हम क्लास 12th का जो अगला चैप्टर वो चालू करेंगे। तो आज की वीडियो हम चालू करते हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइव क्लास चाहिए, और लाइव फ्री डाउट क्लास भी अभी चल रहे हैं, जूम पे हम चला रहे हैं, यूट्यूब पे भी चलेंगे थोड़े दिन बाद। तो उनके लिए यूट्यूब मेरा जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछला जो हमारा टॉपिक था, पिछले वीडियो में हमने बात किया था आर्हेनियस इक्वेशन और कोलेजन थ्योरी। आर्हेनियस इक्वेशन जो है, वहाँ से हमने एक व्यंजक निकाला था जिसमें था अपना एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है कि हमने कोलेजन थ्योरी में ये पढ़ा कि गैसें जो हैं, गैसियस मॉलिक्यूल जो हैं, उनको जो कोलेजन थ्योरी के बनाने वाले हैं, कहना चाहिए कि कोलेजन थ्योरी को जिन्होंने दिया है, उन वैज्ञानिकों का, मैक्स ट्राउट्स और विलियम लेविस जो हैं, उनका ये मानना है कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो गोलों के रूप में रहते हैं, ठोस गोलों के रूप में, और उनमें टक्कर होता है। टक्कर होने से, उनमें कोलेजन होने से उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, उनका एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचता है और उनमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। इस प्रकार से फिर गैसेस जो हैं आपस में रिएक्शन करते हैं। कोई भी रिएक्शन होने के लिए इस प्रकार का टक्कर होता है। जैसे हीलियम या आयोडाइड भी देखें, ऐसे ये H है, ये I है, ये आयोडीन का इस प्रकार से मॉलिक्यूल है, तो दूसरा हीलियम आयोडाइड का ऐसे आएगा, तो इन दोनों में टक्कर होगा। तो प्रभावी टक्कर इस प्रकार के होता है, तब उसमें सक्रियण ऊर्जा से आगे, जब ऊर्जा अवरोध को जब पार करता है सक्रियण ऊर्जा, तब जाके फिर उसका नए मॉलिक्यूल का, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गैसेस जो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे गैस है, समझ लो ऐसे गैस है ना, इसे जब हम टेम्परेचर देंगे T, तब इनकी जो गति हो रहा है इसमें, है ना, टेम्परेचर देने पे ये जो गैस मॉलिक्यूल आपस में जो गति कर रहे हैं, उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये आपस में और ज़्यादा टक्कर होने चाहिए। इनके टेम्परेचर बढ़ाने पे जो प्रभावी टक्कर हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जिसे हम T2 और T1 टेम्परेचर, अगर T1 टेम्परेचर एक ठो है और T2 टेम्परेचर दूसरा अगर बढ़ा दिए, तो इसके अपेक्षा इसमें वो गति बढ़ जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी जो है, कुछ जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेशन एनर्जी को पार करेंगे। उसके बाद फिर एक्टिवेट होने के बाद वो उनका बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड फॉर्म होगा, है ना। तो इसी में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी हम गणना करेंगे, ठीक है।
तो सवाल हम देख लेते हैं और इस व्यंजक के माध्यम से हम इस एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सवाल है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। सवाल नंबर 1 है हमारा, किसी अभिक्रिया का ताप टेम्परेचर 293 केल्विन है ना, 2 केल्विन पे दिया है, ऐसा ही मात्रक ताप का होता है केल्विन। 293 केल्विन है और इसे 313 केल्विन तक कर देते हैं, यानी कि 93 से 13 यानी कि 20 डिग्री का बढ़ा दे रहे हैं, है ना। किसी अभिक्रिया के ताप को 20 डिग्री का सेल्सियस का हम इंक्रीजमेंट देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, है ना। अभिक्रिया तो उसकी अभिक्रिया की जो दर है, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, इसको 20 डिग्री बढ़ाने पे अभिक्रिया का जो दर है वो 4 गुना हो जाता है। तो इसमें हमें एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की गणना हम करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आर्हीनीय समीकरण से हमारा वैल्यू जो होता है, आर्हीनीय समीकरण के व्यंजक होता है वो होता है log k2 बाई k1। k2 जो है ये वेग स्थिरांक है किसका, बढ़ाए हुए टेम्परेचर का, है ना। और k1 जो है जो प्रारंभिक टेम्परेचर है, जो पहले का टेम्परेचर है उसका वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो log k2 बाई k1 इक्वल टू EA, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है, दोनों में जो भी रहेगा वो हमने कॉमन लिया था 2.303, क्योंकि हमने नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में चेंज किया था। R जो है वो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये इतना इसका वैल्यू रहता है, वो हम पुट करेंगे। T2 बढ़ाया हुआ टेम्परेचर है, यानी कि T2 हमारे पास क्या है, T2 हमारे पास है 313 केल्विन। T1 है हमारे पास 293 केल्विन। तो इनका मान हम रखेंगे और इसको लाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये वेग स्थिरांक है, ये जो अभिक्रिया का दर है ना, ये अभिक्रिया के दर का जो स्थिरांक है वो कितना गुना हो रहा है अभिक्रिया का दर। प्रश्न में हमने देखा था कि अभिक्रिया का दर जो है इतना टेम्परेचर बढ़ाने पे दर चौगुनी हो जाती है, 4 गुना। यानी कि जो हमारा पहले का है, ये पहले का K1 जो है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यानी कि कितना, फर्स्ट कंडीशन यानी कि है 293 केल्विन पे। ठीक है, K1 इक्वल टू K1 उतना ही है, और सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन हो जाएगा कितने पे, 313 केल्विन पे। 313 केल्विन पे K2 इक्वल टू हो जाएगा इस K1 का कितना गुना, 4 गुना, तो 4 इंटू K1 ऐसा हो जाएगा। अब इसका मान यहाँ रखेंगे 4K1, इसका मान यहाँ रखेंगे K1, EA तो इतना ही रहेगा। R का मान रखेंगे यहाँ पर, T2 का मान रखेंगे, T1 का मान रखेंगे, और हम EA का मान लाएंगे। ठीक है, तो हमारा log यहाँ K2 था, तो K2 इक्वल टू क्या है, 4K1 है, 4K1 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 इंटू R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, T2 का मान क्या है, 313 माइनस T1 293 डिवाइड बाई, दोनों को गुणा कर देंगे, 313 गुणित 293, इतना। इस EA को इधर लाएंगे, यानी कि ये किधर आएगा, EA को इधर ही रहने देंगे, इन सब को इधर ले जाएंगे और इन सब को भी
इधर ले जाएंगे। फिलहाल इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में ये को इधर उधर करेंगे, लास्ट में लिखते टाइम इसको करेंगे, पहले इन लोग को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये k1 कट जाएगा, ये k1 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4, तो log 4 इक्वल टू EA डिवाइड बाई, इसे हम कर लेते हैं 8 दूने 16, 3 तिया 9, 16.9 समथिंग आना चाहिए। ए, 19.14 आएगा समथिंग, है ना, 19 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.3 यहाँ 8 दिया भी जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 19.147। ठीक है, और इनटू यहाँ पर हो जाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना है 313 में 293, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे हम 313 इंटू 293 करेंगे, तो यह आएगा 91709। ठीक है, अब इस EA के वैल्यू का हम इन सबको उधर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा EA इक्वल टू, यहाँ तो log 4 था, सो log 4 की वैल्यू फिर लिखेंगे भी, है ना, ये इंटू में हो जाएगा 19.147 इंटू, ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, 91709 डिवाइड बाई 20। ठीक है, डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। अब log 4 की वैल्यू को हम लिख लेते हैं। log 4 का वैल्यू होता है log 4 इक्वल टू 0.6020। ठीक है, log, अरे log का वैल्यू लिखेंगे ना अपन। ठीक है, ठीक है, 0.6020 इंटू 91709 इंटू 19.147 डिवाइड बाई 20। सबका डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, इनटू है। इनटू रहता है तो वो सब गुणा हो जाएगा, और ये सभी का माइनस हो सकता है क्योंकि सभी गुणा में है। अगर प्लस रहता तो हमें इनसे गुणा करना पड़ता है सबको 20 से, प्लस माइनस पे नहीं है, इनटू पे है, तो ऊपर में गुणा हो सकता है। इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 55208 208.81 इंटू 19.147 बाई 20, है ना, तो 55208.81 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो यह हो जाएगा 2760.440 इंटू 19.147 इक्वल टू हो जाएगा 52854.55। ठीक है, तो EA इक्वल टू आ गया हमारा 52854.55 जूल पर मोल। ठीक है, जूल पर मोल आएगा। और
इसको अगर किलो जूल में लिखें तो 1 2 3, ये पे जो पॉइंट है इसको मतलब 1000 से इसका डिवीज़न करेंगे तो किलो जूल में लिखेंगे। 1000 का तो ये जो दशमलव है वो 3 जगह आगे आ जाएगा, है ना। तो EA इक्वल टू 52.854 किलो जूल पर मोल, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का मान है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान है। हमने क्या किया यहाँ पे देखो, ये तो कट गया, log 4 आया। यहाँ EA का मान लाना है, यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल है और ये हमने केल्विन में निकाला है। ये केल्विन है, ये केल्विन है, तो केल्विन केल्विन कट जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस करेंगे इधर ले जाके तो यहाँ पे केल्विन आएगा और यहाँ इनटू है तो केल्विन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ केल्विन पर केल्विन है तो यहाँ ये भी स्क्वायर हो जाएगा अगर इसको काटेंगे तो, और ये दोनों फिर कट जाएगा, मोल बचेगा। इसलिए जूल पर मोल और उसे किलो में लिखेंगे तो किलो जूल पर मोल करके इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल जो है वो है परम ताप 298 केल्विन पे 10 केल्विन की वृद्धि करेंगे अगर तो वेग जो है वो डबल हो जाता है। तो EA की हमको गणना करना है। देखो 10 केल्विन हम उसे बढ़ा रहे हैं तो आर्हेनियस इक्वेशन जो है ये चीज़ है, ये तो हमें मालूम है ना। log K2/K1 ये बढ़ा हुआ तो 10 केल्विन बढ़ा देंगे परम ताप पे 298 जो है वो तो 298 हो जाएगा। ये वाला T1 जो है 298 और ये 308 हो जाएगा। 10 केल्विन बढ़ाएंगे तो ये क्या होता है, ये भी डबल होता है तो K1 हो जाएगा, यहाँ 2K1 हो जाएगा। तो 298 केल्विन पे K1 इक्वल टू K1 और T1 इक्वल टू 298। 308 केल्विन पे 10 केल्विन बढ़ाने पर K2 इक्वल टू 2K1, डबल हो रहा है, वेग जो है वो दुगुना हो रहा है। ठीक है, K2 का जो वेग है दूसरा वाले का K1 का डबल हो रहा है तो 2K1 हो जाएगा। K2 इक्वल टू 2K1 और T2 इक्वल टू है 308 इतने मान को वहाँ रख देंगे। R का मान जानते हैं, R इक्वल टू होता है 8.314 जूल में है ना, जूल पर केल्विन पर मोल। इन यूनिट्स को याद रखना है ना। जूल में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, किलो जूल में लिखेंगे तो अलग हो जाएगा और इसी को अर्ग में लिखते हैं तब अलग हो जाता है ना। ये R का वैल्यू जो है ये एनर्जी है गैस के लिए, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं R। PV इक्वल टू nRT रहता है ना, गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ जो है वहाँ से फिर R की वैल्यू रहता है ये गैस के लिए। मान रख देते हैं log K2/K1 यानी कि 2/1 K कट जाएगा तो log 2 आएगा इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R 8.314, है ना। इन दोनों गुणा किए थे तो क्या आया था पिछले बार 19.147, तो सीधा वही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डिवाइड बाई 19.147, है ना, जूल पर मोल पर केल्विन पर मोल, है ना। ऐसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाएगा 308 माइनस 298, 10 आएगा डिवाइड बाई दोनों का गुणा कर देंगे 308 इंटू 298 ऐसा। ये केल्विन पे है, ये भी केल्विन पे है, यहाँ केल्विन इनवर्स है, यहाँ केल्विन को निकाल लो, यहाँ केल्विन दोनों गुणा होगा तो डबल हो जाएगा, केल्विन स्क्वायर हो जाएगा। एक ये कट गया, एक ये कट गया, एक ये केल्विन इनवर्स कट गया, एक ये कट गया, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010। तो इसे लिख लेते हैं EA इक्वल टू log का वैल्यू 0.3010, log 2 का वैल्यू ये आ गया। ये 19 को इधर गुणा करेंगे इंटू 19.147
जूल पर मोल इंटू 308 इंटू 298, बस मान रह गए, केल्विन तो हमने काट दिया है ना, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 298 इंटू 308 करेंगे तो आएगा 91784 इंटू 19.147, इतना कहाँ गया ये है ना, हाँ इतना कर दिए इंटू इतना और 3010 करना है ना, ठीक ठीक, इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा इक्वल टू 52897.38 जूल पर मोल, इतना हो जाएगा। किलो जूल में लिखेंगे तो ये जो है 3 जगह आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3, तो किलो जूल में लिखेंगे क्या आ जाएगा 52.897 किलो जूल, किलो जूल पर मोल, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। इस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकालने के लिए आ सकता है ना। अभी तक तो 12th बोर्ड में ऐसा ज़्यादा आता नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी का, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कंपटीशन एग्जाम पे आ सकता है। हमें लॉग की वैल्यू चाहिए रहती है ना, तो log 1 की वैल्यू तो हम जानते हैं इक्वल टू 0 रहता है, log 2 की वैल्यू होता है 0.0310 ऐसे ही log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.4 का क्या होगा, डबल हो जाएगा, अरे गड़बड़ हो गया ना, एक मिनट, 0.3010 रहता है ऐसा log 2, log 4 इक्वल टू हो जाएगा 0 पॉइंट, इसको डबल कर दो 6020, log 3 का वैल्यू 0.477 रहता है 1, log 5 का वैल्यू, ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं थोड़ा सा है ना, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए बेहतर हो जाएगा। log 5 का वैल्यू रहता है 0.6989, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप याद रखें, log 5 तक तो वैल्यू आप याद रखें, तो आपके जो सवाल हैं वो बनाने में आसानी होंगे है ना। और log 15 है, मान लो कहीं पे अगर दिया है कि log 15 का वैल्यू, log 15 है इसका क्या होगा, तो उसको 2 भाग में कर लो, log 5 इंटू 3 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा log 5 प्लस log 3 हो जाएगा, इतना का क्या जाएगा log 5 का 0.090698 प्लस log 0.0477, ये इस प्रकार से आ जाएगा 4771, तो इस प्रकार से लॉग कर सकते हो, तो ये आ गया है ना। हाँ, तो हमने 2 सवाल किए, एक आध और सवाल कर लें क्या, चलिए एक और सवाल कर लेते हैं है ना। एक और क्वेश्चन है आर्हेनियस क्वेश्चन के बेस, एक कोई अभिक्रिया है, एथिल आयोडाइड है, जैसे C2H5I, ये एथिल आयोडाइड है, ये इसका विघटन हो रहा है ना, ये डिसोसिएशन हो रहा है, इसका विघटन हो रहा है C2H4, ये एथेनॉल एथेन प्लस HI, ये एथीन है ना, एथीन है। C2H4 कैसा रहता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा एथिलीन कह सकते हो, ठीक है।
तो ये बन गया और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है। तो इसमें जो टेम्परेचर T1 है वो 600 केल्विन है। 600 केल्विन पर जो इसका जो K का वैल्यू है 600 केल्विन पे, ये सवाल है ना, K इक्वल टू दिया है हमारा 1.60 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड वेग स्थिरांक का मान। और यही T2 यानी कि T2 हमको टेम्परेचर दिया है 700 केल्विन। 700 केल्विन पे K इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ये इस प्रकार से दिया है। तो हमें सक्रियण ऊर्जा जो है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करना है। तो EA इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन इक्वल टू EA बराबर log K2/K1। तो K2 क्या है, ये K2 है बाई K1। तो K2 हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई K1 1.60 इंटू 10⁻⁵। सेकंड कट जाएगा है ना, इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 इंटू R। ये कर लो 700 - 600 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा ऊपर में, नीचे दोनों इंटू कर दो, 7 छक्का 42, 4200 काट दो, 1/42 आ जाएगा। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, EA इक्वल टू, ये लॉग का वैल्यू क्या आएगा, लॉग जो है ये आ जाएगा, इसको अगर करेंगे 5 3 इसको करोगे तो 397.5 आएगा है ना। तो लॉग 397.5 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1/42 हो जाएगा है ना। ये 1 नीचे आ जाएगा, 42 पर आ जाएगा। अब इस EA का वैल्यू आ जाएगा, EA इक्वल टू 209.1 इंटू 10⁻, ये माइनस नहीं ये प्लस हो जाएगा है ना, 10⁻³ जूल पर मोल। और इसी को अगर किलो जूल में लिखो तो ये कट जाएगा है ना, 209.1 किलो जूल पर मोल, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन तो थोड़ा लगेगा भाई है ना, कैलकुलेशन पे टाइम लगेगा, उसके लिए टाइम चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करो, रफ सीट पे गुणा भाग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा। ये चीज़ है कि आप मेथोडोलॉजी जो है, जो इसको ज्ञात करने का जो तरीका है वो आपके ध्यान में रहे, वो फार्मूला आपके ध्यान में रहे, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने क्या पिछले 4 वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या पढ़ा है हमने। ये केमिकल काइनेटिक्स पे रसायन बल गतिकी में हमने अब तक पढ़ा है अभिक्रिया की दर। ठीक है, देखो कोई भी अभिक्रिया है किसी समय पे कितना वो पूरा हो रहा है ना, कितना जो सांद्रता है अभिकारक का या कितना सांद्रता है उत्पाद का वो बन रहा है, अभिकारक का कितना घट रहा है, ये हमने जाना। और उस समय में डिवाइड करेंगे उसे तो वो हमें मिल जाता है अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं हमने जाना, तात्कालिक और औसत। तात्कालिक यानी कि वही है ताक्षणिक है, ये ताक्षणिक को तात्कालिक कहते हैं, ताक्षणिक है जो यूनिट टाइम पे रहे, सिंगल यूनिट सिंगल टाइम पे, यानी कि एकांक समय में हुआ। अगर कोई चल रहा है उसी समय, जिस टाइम हम देख रहे हैं उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, उसी टाइम पे क्या चल रहा है वो तात्कालिक होता है। इसका जो निर्धारण है बहुत कठिन रहता है ना।
हम अक्सर क्या निकाला करते हैं, हम औसत निकाला करते हैं। ठीक है, तो इसी तात्कालिक निर्धारण के फिर समाकलित वेग समीकरण लाया गया और फिर वहाँ से हम फिर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन औसत जो है, औसत ये है कि 10 मिनट 15 मिनट का औसत जो आएगा एवरेज, उसे औसत कहते हैं। कारक देखा हमने अभिक्रिया के जो ये दर है ना, अभिक्रिया का जो दर है इसको प्रभावित करने वाले कारक देखे हमने। तो सिंपल से जो ताप है, सांद्रण है, दाब है। ताप क्या होता है, ताप बढ़ाने पे किस प्रकार का हो जाएगा, ताप को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। दो प्रकार से बढ़ता है, अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पे, मतलब बाहर का ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया जो है वो धीरे से होने लगेगा, है ना। दूसरा वीडियो में हमने, पहला ही वीडियो में हमने इस पे बात किया अच्छे से। ताप ऊष्माक्षेपी पे ताप का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ताप बढ़ाने पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का स्पीड कम हो जाएगा। अगर ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दाब क्या होता है, अगर दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का अगर मोलों की संख्या सेम है तो इनके दाब में तो परिवर्तन नहीं होने वाला, है ना। अगर जितना मोल खत्म हो रहे उतने ही मोल अगर बन रहे हैं प्रोडक्ट में, तो इसका जो दाब बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उससे अभिक्रिया पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मोलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही तो दाब का प्रभाव निगेटिव पड़ेगा, दाब बढ़ाने पे अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। और अगर मोलों की संख्या कम हो रही है, यानी कि अंदर में उसका सक्शन हो रहा है सिस्टम पे जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हम दाब बढ़ाएंगे तो अब अभिक्रिया आराम से पूरा होगा, तो अभिक्रिया को थोड़ा सा उसका जो वेग है वो बढ़ जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल हमने देखा, एक तवे पे जैसे कैसे गर्म करते हैं, मैंने समझाया था। पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होने पे कोई भी रिएक्शन ज़्यादा होता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसको बढ़ाएंगे अगर, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पे हमारा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, कम करने पे कम हो जाता है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव उत्प्रेरक वो है जो एक्टिवेशन एनर्जी को, अभिक्रिया का एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं किसी भी अणु का, तो अभिक्रिया जो है कम टेम्परेचर पे ही जल्दी अच्छा से बॉन्ड नए बनने लगते हैं। तो उत्प्रेरक जो है पॉजिटिव, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और निगेटिव जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक किस प्रकार का है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन देने की लेने की क्षमता, उसका बॉन्ड क्या है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आपस में कितने अच्छे से बॉन्ड बने हुए हैं, ये अभिकारक पे डिपेंड करता है कि वो कितना बढ़िया कोई रिएक्ट करने वाला स्पीसीज है, रिएक्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, कि थोड़ा सा बड़ा है कि छोटा है। अगर दोनों सेम साइज के हैं तो अच्छे से रिएक्ट करेंगे, एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, दोनों बहुत बड़ा बड़ा है। इस प्रकार का उसका साइज है, उसका जो आयन है, उसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, वो डिपेंड करेगा कि अभिकारक की प्रकृति क्या है, उस हिसाब से आपका अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा। अभिकारकों का सांद्रण है, सांद्रण बढ़ाने पे हमने अभिक्रिया लैब में देखा है कि बहुत सारे भी ऐसे अभिक्रिया, जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग जो है वो, हमने इसका अर्धायुकाल देखा था, टी हाफ इक्वल टू क्या था, A/2K था। ए जो प्रारंभिक सांद्रता है किसका, अभिकारक का, तो ए का मान जितना बढ़ाएंगे अर्धायुकाल का मान बढ़ेगा। ठीक है, ये तो हमने देखा था। तो अर्धायुकाल का मान बढ़ता है, लेकिन अभिक्रिया का वेग जो है, वेग, ये शून्य कोटि अभिक्रिया पे वेग ये नहीं बढ़ता है ना। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता हम जो भी बढ़ा दें, अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ता है, उसका टाइम बढ़ जाता है। इसीलिए तो इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिकारकों का सांद्रण शून्य कोटि की अभिक्रिया पर फॉलो नहीं होता, यह अभिक्रिया के वेग को ऊपर नीचे नहीं करेगा। लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, उन पे अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, विकिरण है, कोई एक रिएक्शन है, हम देखते हैं कि अंधेरे में जल्दी होता है, अंधेरे में धीरे से होता है और उजाले में जल्दी होता है, वही है, उनके एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा बिल्डअप करता है, बस इतने ही। एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाता है, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी पार करने में, पूरा करने में उनको टेम्परेचर थोड़ा मिल जाता है, तो एक्टिवेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से विकिरण पे रिएक्शन अच्छा होता है। तो ये हमने कारक देखे, वेग नियम देखा, रेट लॉ, किसी भी सांद्रण का R=K, A के पावर X, B के पावर Y, ये इस प्रकार से हमने वेग नियम देखा। वेग स्थिरांक देखा, ये K,
उसके स्थिरांक के इकाई देखे, है ना, अलग अलग अभिक्रिया की कोटि देखा। ये इकाई जो है और वेग स्थिरांक ये इंपॉर्टेंट है 12वीं कक्षा के लिए, सब आते हैं ना। अभिक्रिया की कोटि देखा, शून्य कोटि अभिक्रिया। कोटि जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, 1 2 3 4, है ना। 3 से ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 3 से ज़्यादा एक साथ मॉलिक्यूल रिएक्शन होने के लिए जगह नहीं रहता, उनका जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है वो नहीं रहते। टक्कर का जो हमारा थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी, वो भी इस पे काम करता है। और जो अणु संख्यता है वो भी 3 से ज़्यादा हमें अक्सर नहीं मिलते, क्योंकि एक साथ जो है 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, उनको उतनी जगह ही नहीं मिलती एक साथ लड़ने के लिए, एक साथ मुकाबला करने के लिए, है ना, एक साथ ज्वाइंट होने के लिए। तो हम अक्सर देखते हैं कि 3 से ज़्यादा हमें ना ही मोलिकुलरिटी मिलती है, अणु संख्यता, और ना ही 3 से ज़्यादा कोलेजन होता है। अगर 3 से ज़्यादा कोलेजन होना है तो फिर वो अलग अलग स्टेप में बन जाते हैं। वो जो जटिल अभिक्रिया जो होते हैं अणु संख्यता, हम देखते हैं ना, सरल, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आएगा। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि जो है उसकी महत्वपूर्ण बातें हमने जाना। अभिक्रिया की कोटि जैसे कि महत्वपूर्ण बात के माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये अभिक्रिया की कोटि का एक इम्पोर्टेंट चीज था। और दूसरा होगा कि अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि है, ये अगर जटिल पे है, कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे है, इससे ज़्यादा जो है वो जटिल अभिक्रिया है, तो उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा, पद निर्धारण पद, वो स्पीड स्लो रहता है। जो स्पीड बहुत धीरे से रहता है, जिसका जिस स्टेप का स्पीड धीरे रहता है, वह पद निर्धारण पद कहलाता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। एक 2 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में, है ना, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आता है जिसे कहते हैं पद निर्धारक पद को डिफाइन कीजिए। अरे 1 मिनट, पद निर्धारक नहीं, दर निर्धारक पद, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक पद। तो जो जटिल अभिक्रियाएं रहती हैं इस प्रकार के 1 2 3 करके, ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करते हैं, इनमें जो स्लो रिएक्शन रहेगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है, और इसी की हम कोटि निर्धारण करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोटि में कि कोटि निर्धारण के लिए ये एक चीज़ रहता है। ठीक है, कोटि का निर्धारण जो है वो प्रायोगिक रूप से होता है ना, उसे लैब में ही करते हैं प्रायोगिक रूप से। मैनुअली थियोरेटिकली हम कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, और कोटि जो है प्रयोगात्मक दशा पर निर्भर करता है। अगर वहाँ पे अगर विलायक है, वही चीज़ जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लें कि कोई एस्टर ये है हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए H2 और Cl2 को हम लेते हैं ना, तो वह जो उसकी जो वो है क्या बोलते हैं वेग है, वो H2 और Cl2 की सांद्रता में निर्भर करता है। लेकिन उसी को हम जल से भरी नली पे करें तो वह अभिक्रिया शून्य कोटि की हो जाती है ना। द्वितीय कोटि का रहता है H2 + Cl2, HCl बनाता है, ये द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है। लेकिन इसी को पानी के भरे विलायक के साथ करें, यानी कि डाइल्यूट हो जाता है और उसमें करें, तो यह शून्य कोटि का अभिक्रिया बन जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि उस दशा पे, प्रायोगिक दशा पे भी निर्भर करता है ना। ये हमने जाना। और हमने क्या जाना, इतना चीज तो हमने जाना है ना, 3 से ज़्यादा कोटि नहीं रहता है मोलिकुलरता के हिसाब से। फिर हमने पढ़ा अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाइयाँ। ये इकाइयाँ हमने पढ़ा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स रहता है 0 के लिए। प्रथम कोटि के लिए क्या, अरे गड़बड़ 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 भैया गड़बड़, 1 मिनट। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है, चलो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया,
चलो भाग गया वहाँ पे। शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है हाँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। प्रथम कोटि का होता है सेकंड इनवर्स, द्वितीय कोटि का होता है मोल, द्वितीय कोटि का क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है ना, मैं भी, मेरे दिमाग से भी जा रहा है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स द्वितीय कोटि का। तृतीय कोटि का रहता है मोल स्क्वायर माइनस टू, मतलब मोल टू पावर -2 लीटर प्लस टू, ये +2 रहेगा लीटर, और सेकंड इनवर्स, सेकंड सभी में इनवर्स रहता है। मोल पे जो है ये जो है दर का जो रहता है स्थिरांक, दर स्थिरांक का जो के का जो इकाई है वो दर के ही बराबर रहता है ना, और प्रथम का जो सिर्फ सेकंड रहता है, बाकी का इस प्रकार से रहता है। ये हमने जाना। आणविकता दो प्रकार के रहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सरल और जटिल, दो प्रकार के। जटिल में अभी 3 से ज़्यादा नहीं, सरल में 3 से ज़्यादा नहीं, उसके बाद जो रहते हैं वो सब जटिल में आते हैं, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा स्टेप, जहाँ पे RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो रहता है, ठीक। समाकलित वेग समीकरण जाना हमने, 0, 1 और 2 के लिए समाकलित वेग समीकरण का मान लाए थे हम लोग। 0 के लिए क्या लाए थे समाकलित वेग समीकरण का मान, k इक्वल टू आया था A0 बाई A0 माइनस, मतलब A0 प्रारंभिक वेग माइनस A-x, इसे अगर लिखें तो हमारा ये हो जाएगा A-x बाई t हाफ हो जाएगा। इसे A0 कह सकते हैं प्रारंभिक, और इसे हम A लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ। 0 कोटि के लिए क्या आया था, k इक्वल टू A0 प्रारंभिक माइनस AT, इसे t समय बाद जितना बचा है वो डिवाइड बाई t हो गया था, है ना। इसे अगर दाएं का निकलता तब हाफ पे लिखेंगे, अभी नहीं, t होगा था। ये हमारा वेग स्थिरांक है 0 का। प्रथम के लिए निकाला था हमने, प्रथम का क्या, k इक्वल टू 1/t, यहाँ पर 2.303 1/t इंटू 2.303 log A/A-x, ये इस प्रकार से आया था प्रथम के लिए। और फिर हमने क्या बात किया, हमने इस पे किया, इसी में अर्धायु काल निकाले हमने, ठीक है। कोटि ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि ग्राफी विधि, दर विधि। ग्राफी विधि में 2 ग्राफ लेते हैं, है ना, जिसका फिर सही लाइन आए उसका फिर हम मानते हैं कि ये उतना कोटि का अभिक्रिया है। वेग दर विधि में हमने ये बात किया कि अब प्रारंभिक वेग जो है उसका उसका जो ग्राफ, जो रेट रहता है और जो रहता है वेग, प्रारंभिक वेग का जो रेट रहता है और जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसका डबल करने पे क्या आ रहा है ना। एक को स्थिर रख के दूसरे को डबल करेंगे, दूसरे को स्थिर रख के पहले को डबल करेंगे, और उसका फिर डिवीज़न करेंगे, तो हमारा जो आधार आता है और जो स्क्वायर में आएगा, मतलब जो पावर में आएगा, a के पावर, यहाँ b के पावर जो आएगा, यहाँ पे y आएगा, तो ये दोनों सेम आधार रहेगा, x इक्वल टू वाई, ऐसे करके हम यहाँ से वेग विधि याद करते हैं। कोलेजन थ्योरी तो पढ़े ही हमने, क्या होता है, वेग इक्वल टू जेड ए बी वो जेड आवृत्ति है, इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है एक्सपोनेंशियल। इस प्रकार से इसके अनुक्रमानुपाती होता है एक्टिवेशन एनर्जी की। इसी को आर्हेनियस इक्वेशन में फिर
बताया, डिटेल दिया और आर्हेनियस का समीकरण आया। आर्हेनियस का समीकरण क्या है? आर्हेनियस का समीकरण है कि दर रहता है ना, दर बराबर हो जाएगा हमारा पी रहता है वहां पर, इसी को हम वो भी मान लेते हैं, या ए रहता है, ए है ना, ए इंटू ए के पावर ई ए बाई आर टी, ऐसा हो जाएगा हमारा जो है। तो ये दर स्थिरांक है ना, के, दर स्थिरांक के इक्वल टू ए इंटू ई के पावर ई ए बाई आर टी हो जाता है। ठीक है, इसका फिर व्यंजक निकालते हैं आगे, इसका दोनों तरफ एल एन लगाएंगे, लॉग लगा देते हैं ऐसे, एल एन लगा के फिर करते हैं तो फिर ये आगे आ जाएगा, और एल एन ई का जो वैल्यू रहेगा 1 हो जाएगा, तो एल एन ए प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस में आएगा, ये आगे आएगा, तो ई ए बाई आर टी ऐसा हो जाता है फिर, है ना, यहाँ एल एन के हो जाता है, और 2.303 एल एन को इसमें चेंज करेंगे तो ओवरऑल फिर हमारे पास आता है लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। ये हमारे पास फाइनल आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला आता है, जिससे हम ई ए का कैलकुलेशन करते हैं दो टेम्परेचर के मध्य। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा हमने जाना, कोई भी जो ये है क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी यहाँ पर रहता है, उसे बाहरी ऊर्जा दिया जाता है, तो ये जो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉन्ड बनने तक ये जो लेवल है उसका ऊर्जा जो बढ़ता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ के डिफरेंस को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है और ये जो है, इन दोनों को करके जो इस मॉलिक्यूल को गति देता है, और थोड़ा सा इसका वैल्यू कह दें कि थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है ना, उसे फिर देहली ऊर्जा कहते हैं। जो ये देहली ऊर्जा ही जिम्मेदार है गति करने के लिए, किसको? गैसियस अणुओं को। ठीक है, ये हमने देखा, और हमने क्या देखा था? हमने देखा था तापमान गुणांक। तापमान गुणांक क्या होता है? ईटा इक्वल टू K2 बाई K1। K2 कहाँ पे? ज़्यादा पे, यही तापमान गुणांक है जो हमने आर्हेनियस इक्वेशन में सॉल्व यूज़ किया है। लॉग K2 बाई K1 करते हैं ना, वही, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे T2 पे, ये कम टेम्परेचर पे, और ये क्या होता है, ये 2 से 3 के मध्य रहता है, 2 से बड़ा रहता है, और अगर इसे हम n माने तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इसे तापमान गुणांक कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सब, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, आप वीडियो में जाके देखेंगे, आप हर एक चीज़ डिटेल में है। अब हम पिछले जो 5 सालों में जो सवाल आए हैं उनको हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हम, इस चैप्टर से आया हुआ। हर साल यहाँ से जो है 5 नंबर के सवाल हमें देखने को मिलते हैं, एक 2 नंबर का सवाल और एक 3 नंबर का सवाल। ठीक है, छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन इसमें क्या है, वेग स्थिरांक, कभी कभी क्या है कि जो समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक निकालना भी पूछा गया है कई बार, है ना, प्रथम कोटि शून्य कोटि का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको अर्धायु काल निकालने को बोला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ें हम जो है ज्ञात करेंगे। देखो, जैसे कि साल 2023 में ए शेट में आया था, ये 2 नंबर का एक सवाल था, जो हमारे सवाल था ये था, एक तो 2 नंबर का ये सवाल था, 2 नंबर का, और एक 3 नंबर का ये सवाल था, है ना। इसमें अर्ध आयु काल निकालना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है बोल रहे हैं कोई सभी, उसमें अर्ध आयु काल निकालना है जब वेग स्थिरांक इतना हो। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल जो है टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई के होता है। वेग स्थिरांक का मान हमको दिया है, क्या दिया है, 0.693, वेग स्थिरांक ईयर्स में दिया है, 4 ईयर्स इनवर्स, ये इनवर्स है यानी कि 1/3 ईयर है, ये ऊपर चला जाएगा तो ईयर्स हो जाएगा, इसी को इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे तो ईयर्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इसको भाग देंगे, 4 एक कम 4 बच गया 2, 29 हो गया। 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, तो 7 हो गया, बच गया कितना, 1 बच गया, तो 4 तिया 12, 73, तो 0.73 ईयर्स हो गया, है ना। ये आंसर है। अर्धायुकाल कितना हो जाएगा इसका, अर्ध आयुकाल बराबर 0.173 ईयर्स। ये आपका उत्तर हो गया। 2 नंबर का सवाल बड़ा इजी था। तो सॉल्यूशन नंबर दूसरा को देखते हैं, है ना। एक और जो सवाल दिया था, 3 नंबर का सवाल पूछा, अणु संख्यता से आप क्या समझते हैं, बोल रहा है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। देखिए हमें यहाँ वेग स्थिरांक की इकाई को, सिर्फ इकाई को लिखना है ना। ये जो 3 नंबर है ना, इसे ऐसे दिया रहता है, वहाँ पे मार्किंग रहता है ऐसे 2+1 करके, है ना। यानी कि 2 नंबर आप अणु संख्यता के लिए आपको दिया है और 1 नंबर आपको इकाई लिखने के लिए दिया है। अगर आपको अणु संख्यता नहीं मालूम, इकाई मालूम है, तो सिर्फ इकाई भी लिखिए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से पूछा था साल 2023 के सेट ए में, यह सवाल छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो हम जानते हैं अणु संख्यता क्या रहता है हमारा। हमारा जो अणु संख्यता है वो 2 प्रकार के रहते हैं, जटिल और प्रारंभिक, है ना। रासायनिक अभिक्रिया जो है, ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अणु संख्यता इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलेक्युलैरिटी। ठीक है, आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के मोलों की संख्या होती है ना। क्या होता है, आणविकता यानी कि अणु संख्यता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के मोलों की संख्या रहती है। अभिकारकों के मोलों की संख्या होती है। ये सामान्य परिभाषा हो गया, है ना। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया सरल अभिक्रियाओं के लिए। अणु संख्यता में हम क्या देखते हैं, 2 प्रकार की अभिक्रिया देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक सरल अभिक्रिया जो एक स्टेप में पूर्ण होते हैं, एक पद में, और एक होता है जटिल अभिक्रिया जो एक से ज़्यादा स्टेप में पूर्ण होते हैं, एक से ज़्यादा पद में। ठीक है, तो सरल अभिक्रियाओं के लिए है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारकों के मोलों की संख्या होती है, उसे अणु संख्यता कहते हैं। जैसे कि एक अणु का अभिक्रिया होती है जिसका आणविकता 1 होता है ना। जैसे कि ब्रोमीन है Br2, वो बन रहा है 2Br में डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया। और जटिल में क्या रहता है, जटिल में आणविकता जो है कई पद रहते हैं, लेकिन उसे जटिल अभिक्रिया की आणविकता उस पद के को कहेंगे जिस पद का जो गति है वह धीरे रहता है, जो स्लो स्टेप रहता है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया अणु संख्यता सरल के लिए। जटिलता के लिए क्या हो गया, इसके लिए लिख सकते हैं कि दर निर्धारक पद में अभिकारक के मोलों की संख्या। अभिकारक के
मोलों की संख्या अणु संख्या कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अणु संख्या तो सामान्य रूप से ये हो गया हमारा। अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया। अब क्या है, एक और चीज क्या पूछा था, अणु संख्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है ना। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई लिखना है ना प्रथम के लिए। तो प्रथम क्या होता है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग नियम से क्या होगा, दर बराबर दर इक्वल टू के इंटू अभिकारक की सांद्रता घात 1 रहेगा, है ना। तो दर का इकाई क्या होता है, दर की इकाई होती है, जिसे हम लिख सकते हैं, दर का इकाई होता है सांद्रता बटे समय। ठीक है, इक्वल टू के, और ये क्या है, ये सांद्रता है, सांद्रता है। इसे और इसे काट दो, के इक्वल टू क्या बच गया, 1 बटे समय, जिसे क्या लिखते हैं सही में, सेकंड में लिखते हैं, 1/सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा ऐसा। तो ये इसका वेग स्थिरांक की इकाई है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, के इक्वल टू सेकंड इनवर्स रहता है। ये हो गया। और सवाल पूछा था हमारा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल निकालना है, वेग जिसका 2 मिनट है। 2 मिनट है तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई 2 मिनट पर सेकंड। तो यहाँ पे मिनट आ जाएगा, पर मिनट है तो मिनट को ऊपर के जाएंगे, मिनट आ जाएगा। 2 काट दो, 3 चौके 8 और छक्के 12, 0.346 मिनट टी हाफ इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये 2023 में पूछा गया तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, देखिए द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई को हमें लिखना है। ठीक है, और अभिक्रिया की कोटि क्या है पूछ रहा है, और ये भी 2+1 में था, है ना। ये सवाल भी 2+1 वाला है। ये इकाई के लिए 1 नंबर और कोटि लिखेंगे उसके लिए 2 नंबर। तो लिख लेते हैं, हमारा उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के उन अणुओं परमाणुओं, है ना, अभिकारकों के जो है उन अणुओं परमाणुओं के आयनों की कुल संख्या के बराबर होती है जिनकी, देखो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इसके सामने में अणु परमाणुओं की संख्या लिखी रहेगी 1 2 3 4। लेकिन अभिक्रिया की कोटि जो है उन अणुओं, ऐसे अणुओं या परमाणुओं की संख्या है जिस पे, है ना, जिस संख्या पे अभिकारक का जो अभिक्रिया का जो जिस सांद्रता पे, जिसके सांद्रता पे जो है ना अभिक्रिया की जो वेग है वो निर्भर करता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के उन अणुओं परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या के बराबर होती है। देखो कुल संख्या है ना, अणु परमाणु की संख्या है, 1 मिनट इसको पूरा ही लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं ना।
कुल संख्या है ना, अभिकारकों के कुल संख्या के बराबर होता है। जिनकी मोलर सांद्रता, देखो उनके बराबर रहता है जिनकी मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता यहाँ पे ऐसा, ये मोलर, अरे हड़बड़ी में काहे गड़बड़ी हो रहा है, मोलर सांद्रता मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग जिस मोलर सांद्रता पर निर्भर करेगा, उन मोलर सांद्रताओं की जो कुल संख्या है ना, उन अणु परमाणुओं की संख्या है, वही कोटि कहलाता है। ठीक है। या फिर यह कहें कि किसी अभिक्रिया का वेग नियम से क्या रहता है, दर बराबर, हम लिखते हैं ना, कोई अभिक्रिया है ए बी लिखते हैं ऐसे, तो कोई अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के, जो ये सांद्रता प्रयुक्त होंगे, इनके घातांकों के योग x प्लस वाई है ना, घातांकों का योग x प्लस वाई जो है, घातांकों के योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है ना। और साथ में लिख देना अभिक्रिया कोटि ऋणात्मक 0 1 2 3 धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा लिख देंगे तो ये अभिक्रिया की कोटि ये हो गया। इसमें और क्या पूछा है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो द्वितीय कोटि क्या रहता है, दर बराबर के, और अभिकारक जो भी है, अभिकारक स्क्वायर रहता है। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना। तो ये तो है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन बटे समय, और के सांद्रता का स्क्वायर है। सांद्रता डबल है ना, सांद्रता मोल पर लीटर रहता है, ऐसे हो गया। तो एक सांद्रता खत्म, मोल पर लीटर है, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऐसा पर मोल लीटर। ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, यहाँ पर मोल पर लीटर है, ये 1 डिवाइड बाई मोल पर लीटर आएगा, ईंधन में आएगा तो, और यहाँ पे समय रहेगा है ना। के इक्वल टू मोल को ऊपर ले जाओ, मोल इनवर्स लीटर माइनस से प्लस हो जाएगा लीटर, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड समय क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये क्या है, यही इकाई है। ठीक है, ये इतना हो गया। और क्या सवाल है, ये सवाल 4 का हो गया। टी हाफ प्रथम कोटि के लिए के 200 प्रति सेकंड है ना, 200 प्रति सेकंड है के का वैल्यू। ये 2 नंबर का सवाल आया था, टी हाफ निकालना है हमें, क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि टी हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 200। ठीक है, ये 200 हो गया, तो क्या करेंगे इसे, इक्वल्स टू यहाँ पे 2 इंटू 100 कर देते हैं, 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट 2 जगह जाएगा,
बाद में ले जाएंगे, पहले इसको कर लेते हैं ना। 1 और ये 2 दिया और 2 चौके 8। यहाँ ये नहीं रहेगा है ना, ये वाला नहीं रहेगा, अभी बाद में लगाएंगे उसको। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 2 छक्का 12, बच गया 1 और 2 शून्यम दशमलव करेंगे और 2 पंचे, ऐसा होगा 100। और ये 3 ठो 1 2 3, तो इसको 1 2 3 की जगह ले जाएंगे तो 3.4605 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 जगह उसको और ले जाएंगे तो 0.0346। क्या मैं सेकंड में दिया रहता है ना, तो ये सेकंड हो जाएगा। टी हाफ जो है इतना सेकंड हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और क्या सवाल है हमारा। टी हाफ हो गया। अर्धआयुकाल से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की शून्य इकाई निकालिए। देखिए अर्धआयुकाल क्या होता है वो तो आपको मालूम ही है ना, बड़ा इजी से सवाल है। अर्धआयुकाल वह समय होता है जहाँ पे कोई भी अभिक्रिया अपने आधे स्थिति पे पहुंची रहती है, यानी कि अभिकारक का आधा जो मात्रा है, आधे मात्रा है, वो उत्पाद में परिवर्तित हुए रहता है ना। प्रारंभिक मात्रा डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आधा हो जाएगा, वो अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की शून्य इकाई निकालिए। वेग स्थिरांक की शून्य इकाई कहने का मतलब क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि शून्य कोटि का अभिक्रिया जो है ना, उस पे इस वेग स्थिरांक की इकाई और दर की इकाई सेम ही होता है, इसलिए वेग स्थिरांक की इकाई को शून्य इकाई इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो, अर्धआयुकाल तो लिख लोगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया वेग नियम द्वारा। कैसे लिखेंगे उसको, वेग नियम द्वारा, उसका व्यंजक कैसे लिखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये हो जाएगा कि जो दर है, अभिक्रिया का दर है ना, इक्वल्स टू है वेग स्थिरांक के, और यहाँ पे है अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, इसका घात शून्य है ना, इसका घात शून्य है, तो ये k इक्वल टू हो जाएगा दर, जिसे अब वेग कहते हैं, और दर होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। चूंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k, और यहाँ पे लिख सकते हो है ना, चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k और अभिक्रिया का वेग की इकाई, दर की इकाई दोनों सेम है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शून्य इकाई कहते हैं। वेग स्थिरांक का शून्य इकाई कहा जाता है, ऐसे करके लिख सकते हो इसे। ठीक है, अब और क्या सवाल है, ये 6वां हो गया है ना। तो ये 6 सवाल 2023 में आए हुए हैं है ना, ये 2023 के सवाल थे। 2022 में आया शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, वही जिसका शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जहाँ पे वे अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। सांद्रता कम करने ज़्यादा करने से अभिक्रिया का वेग कोई परिवर्तित नहीं होता है। इसे वेग नियम के द्वारा अगर लिखें तो अभिकारकों की सांद्रता पे शून्य घात लगाकर दर्शाया जाता है, और उसका फार्मूला लिख सकते हैं है ना। सूत्र लिखिए, सूत्र, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लिख सकते हैं आप। कैसा आ जाएगा सूत्र, वो आ जाएगा कि दर बराबर क्या हो जाएगा k, और यहाँ पे आ जाएगा अभिकारक के घात शून्य। ये शून्य कोटि का अभिक्रिया का सूत्र है। इसे अगर
रिएक्टेंट लिखो तो डी आर है ना, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के, और यहाँ पे हो जाएगा आर का पावर 0। ये उसका शून्य कोटि का अभिक्रिया है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्ध काल अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे अर्ध आयु काल निकालना पड़ेगा प्रथम कोटि के लिए, और वहाँ पे सांद्रता निर्भर नहीं करता, ये सिद्ध करना है। ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, वीडियो नंबर 3 में शायद, है ना, 3 में पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे थोड़ा एलोबरेट कर देते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का हमें अर्ध आयु काल को क्या था, वो निर्भर नहीं करता है, ये शो करना है किस पे, सांद्रण पे, प्रारंभिक सांद्रण पे। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, समाकलित वेग समीकरण बराबर है, प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी, और यहाँ होता है log a बाई a माइनस एक्स, जहाँ a है प्रारंभिक सांद्रता और a माइनस एक्स है t समय बाद बचा हुआ सांद्रता, t समय बाद अभिकारक की सांद्रता, t समय के बाद में अभिकारक की सांद्रता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये इसको हाफ अर्धा आयु काल कर देंगे और इसे इधर ले आएंगे, तो t हाफ यहाँ पर लिखोगे, जब t इक्वल्स टू टी आप, है ना, तब क्या होगा, x इक्वल्स टू a बाई 2 रहेगा, और उसे लिख कर दोगे वहाँ पे, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ, यहाँ पे हो जाएगा log a बाई a माइनस a बाई 2, a में आधा a घटाओगे तो आधा a बचेगा, तो a बाई 2 बचेगा, 2 ऊपर जाएगा, a कट जाएगा तो log 2 आएगा, है ना। t को यहाँ ले आओ, t हाफ इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई k log a बाई 2 हो जाएगा, a कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, log 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई k log 2, है ना। log 2 की वैल्यू क्या होता है, 0.3010 ऐसा होता है log 2 का वैल्यू, 0.3010, टी हाफ इक्वल्स टू, इसे कर देंगे, गुणा कर देंगे 3010 को, क्या आएगा 0.693 डिवाइड बाई के। यहाँ पे कोई भी प्रारंभिक सांद्रता a है, ना ही t समय बाद a माइनस एक्स है। इससे सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह है एकार्डोक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया पूछ रहा है, तो आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसपे एक से अधिक अभिकारक होने पर, या फिर हाँ वैसे ही एक से अधिक अभिकारक होने पर, देखने में तो वह इक्वेशन जो है द्वितीय कोटि जैसा लगेगा, लेकिन एक से अधिक अभिकारक होने पर अभिकारक की सांद्रता जो केवल एक ही अभिकारक पे, अभिक्रिया की जो सांद्रता है, वेग है, वो एक ही अभिकारक के सांद्रता पे निर्भर करता है। ठीक है, आभासी या छद्म प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया है वह अभिक्रिया है
जिसमें अभिक्रिया का वेग अभी केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है और अन्य जो अभिकारक है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पर एग्जाम्पल। एस्टर का क्या है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसकी अणु संख्या एक से अधिक होती है, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा अभिकारक होते हैं लेकिन अभिक्रिया की कोटि एक होती है, उसे आभासी से आच्छादित कोटि अभिक्रिया कहते हैं, है ना। दो अभिकारकों में से एक अभिकारक प्रायः ऐसा चीज रहता है जो बहुत डाइल्यूट रहता है, जो विलायक का काम करता है ना। एस्टर का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। CH3 COO CH3 ऐसा कर दो और H2O रहता है, क्या हो जाएगा, CH3 COOH प्लस CH3OH। ये एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ना हमको व्यंजक निकालना है। तो वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक कैसे निकलेगा, मान लो कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा dA, ए को प्रारंभिक सांद्रता A मानते हैं, बाई dt, माइनस में रहेगा, और यहाँ हो जाएगा K A, ऐसा हो जाएगा। इसको इधर ले जाओगे और इसको इधर ले जाओगे और दोनों तरफ समाकलन करेंगे। समाकलन करने पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ln A आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ln A इक्वल्स टू हो जाएगा KT प्लस I। जब अभिक्रिया पूरा नहीं हो पाया रहेगा, अभिक्रिया t इक्वल टू 0, यानी कि अभिक्रिया जब चालू नहीं हुआ रहेगा, जब t इक्वल टू 0 रहेगा, जब t इक्वल टू 0 तब क्या हो जाएगा, A जो है प्रारंभिक सांद्रता A, यहाँ पर अच्छा A है ना, ऐसा A, ये जो A है ये बचा हुआ t समय बाद जो है ना, जो बच जाता है, ये वो चीज़ है ना। तो log A नहीं, log A माइनस एक्स आएगा यहाँ पर, यहाँ पे A माइनस एक्स लिख सकते हो और यहाँ पे ln A माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 रहेगा तो ln A आएगा, इसे ऐसा लिख सकते हो। माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए, ऐसा। ठीक है, माना यहाँ पे मान लो भाई प्रारंभिक सांद्रता किसकी, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A है, एवं t समय बाद अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, अभिकारक की सांद्रता A माइनस एक्स हो जाएगा। तो A इक्वल टू लिख सकते हैं A माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स।
तो माइनस डी, प्रारंभिक सांद्रता ए लिख सकते हो ऐसा, ए यहाँ पे लिख लो ए माइनस एक्स, और ये के डी टी हो जाएगा। समाकलन करो दोनों साइड, ये आ जाएगा माइनस एल एन, लॉग नहीं नेचुरल लॉग रहेगा, या फिर इसको लॉग में लिखो तो ऐसा लिखोगे जिसका आधार ई रहेगा, लॉग ई 1/x है तो ये a माइनस एक्स आ जाएगा, a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई हो जाएगा। जब t इक्वल टू 0 हो तब x इक्वल टू 0 होगा, यानी कि i इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ई a आ जाएगा, यहाँ पे t 0 हो जाएगा। इस i के मान को यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ई a माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस लॉग ई ए, इसको इधर ले आओ प्लस हो जाएगा, तो लॉग ई ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स ई है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा के टी। अब यहाँ इसको नेचुरल से 10 के आधार पे लॉग पे चेंज कर दो तो के इक्वल टू आ जाएगा 1/t और 2.303 आ जाएगा चेंज करोगे तो, लॉग ए माइनस लॉग बी है समझ लो तो लॉग ए बाई बी हो जाता है, वैसे ही यहाँ हो जाएगा लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपका आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे जो हैं सवाल मैंने लिखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक हमने निकाल लिया। उसके बाद फिर हमारा आता है तापमान गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। वही 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ाने पे अगर क्या है कि अभिक्रिया का तापमान अगर बढ़ाएंगे 10 सेंटीग्रेड, ये हमने पाया है लैब में, है ना। ये परीक्षण से पता चला है कि 10 सेंटीग्रेड बढ़ाने पे इसका जो वेग का स्थिरांक है, वेग स्थिरांक का मान डबल से ज़्यादा हो जाता है ना, 2 गुना से ज़्यादा होता है और 3 गुना से कम रहता है। तो n जो है तापमान गुणांक का लिखो, है ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे ये अगर तापमान गुणांक है तो ये 2 से, ये वेग स्थिरांक जो है 2 से ज़्यादा और 3 से कम रहता है। अगर ईटा से शो करें तो इक्वल टू ये हो जाता है k2/k1। तापमान गुणांक की परिभाषा लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने या कम बढ़ाने पे है ना, 10 सेंटीग्रेड तापमान गुणांक 10 सेंटीग्रेड तापमान अभिक्रिया का बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है, वेग जो है वो 2 गुना से ज़्यादा और 3 गुना से कम हमको मिलता है। तो इसमें 10 सेंटीग्रेड के डिफरेंस पे जो अभिक्रिया की सांद्रता है, अभिक्रिया की जो वेग स्थिरांक है, सॉरी, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के जो अनुपात है वो 2 गुना से ज़्यादा रहता है, तो k2/k1 रहता है ना। यहाँ पे अगर मान लो 10 सेंटीग्रेड का T2 रहेगा और यहाँ पे T1 रहेगा, ये T1 का K1 है, और ये जो वैल्यू आएगा ये 2 से ज़्यादा रहेगा और 3 से कम रहेगा। ठीक है, मैंने वीडियो पे और अच्छे से बताया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ऐसे ही दर स्थिरांक जैसा किए वैसे शून्य कोटि का निकालना है, ये एक सवाल है ना। उसके बाद 2021 में देखिए ऊर्जा अवरोध क्या है, समझाइए। ऊर्जा अवरोध जो है ना ये क्या होता है। तो ऊर्जा अवरोध वह ऊर्जा लेवल है ना, जहाँ से कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेशन एनर्जी को पाके, मतलब कि एनर्जी पाके एक्टिवेट होके जिस ऊर्जा लेवल पर जाके उसके बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड बन जाता है, उस लेवल को ऊर्जा का अवरोध कहा जाता है, वही ऊर्जा अवरोध कहलाता है।
ठीक है। ऊर्जा अवरोध ऊर्जा की क्या कहें, वह सीमा है ना, जहां पर कोई भी अणु या परमाणु ऊर्जा पाकर अपना बॉन्ड तोड़ के नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बोला जाता है ना। तो ये जो लेवल है, ये जो बैरियर है, उसे ही वही ऊर्जा अवरोध कहते हैं, जहाँ तक जाकर कोई परमाणु या कोई अणु जो है वो अब जितना ऊर्जा लेके टूटता है फिर उसे वो ऊर्जा अवरोध कहते हैं, उस लेवल को कहते हैं। ठीक है। आभासी ये क्या है, ये तो अभी हमने देखा था है ना। प्रथम कोटि द्वितीय कोटि का क्या के का इकाई ज्ञात कीजिए। के की इकाई ज्ञात करना है तो ये दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो वेग नियम व्यंजक लिख लो, वेग नियम का लिख लो कि वेग नियम इसके हिसाब से प्रथम कोटि का ऐसा रहेगा, वेग नियम के हिसाब से द्वितीय कोटि का ऐसा रहेगा, वहां से फिर करो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि प्रथम कोटि का वेग समीकरण जो है वेग नियम से ही निकालो, क्योंकि आपकी पुस्तक में द्वितीय कोटि का जो समाकलित वेग समीकरण है वो नहीं दिया है। तो वेग नियम जैसा लिखे रहोगे वहां से कर लेना। वेग नियम क्या रहता है आपका, वही होता है दर, है ना, बराबर के, और प्रथम कोटि के लिए 1/1 रहेगा, द्वितीय कोटि के लिए 1/2 रहेगा। तो उसको डबल कर देना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैसे ही, वही इस पे करना है। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्ध है कुल अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की निकालेंगे, क्या आता है इसका, T half आता है A/2 के आता है, इतना ले आओ, है ना। और उसके बाद फिर हो जाएगा। उसमें क्या रहता है अपने पास, समाकलित वेग समीकरण क्या मिलता है हमको, K मिलता है प्रारंभिक सांद्रता A0 माइनस A, है ना, डिवाइड बाई T रहता है। यह हम मिलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया में। तो यहाँ पे T का क्या लिखेंगे, T लिख देंगे, T हाफ लिख देंगे, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा जो T समय बाद AT है असल में, है ना। तो T समय बाद जो इसकी सांद्रता बचेगी अभिकारक की, वो क्या रहेगा, इतना A0/2 रहेगा। तो K लिख दीजिए, प्रारंभिक सांद्रता है A0 माइनस ये, इसको क्या लिख सकेंगे यहाँ पर ऐसे रहेगा, T हाफ में, है ना। AT लिख पाएंगे A0, A प्रारंभिक सांद्रता का आधा, ऐसा। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे A0/2 डिवाइड बाई T। तो इतना में आधा जाएगा तो आधा बचेगा, K हो जाएगा A/2T, है। T को उधर ले आओ, K को इधर ले आओ, तो T हाफ है ये, है ना, यहाँ पर हाफ हो जाता है, T हाफ में से T हाफ हो जाएगा A/2 के, ऐसा ये आ गया। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। कारक क्या रहते हैं हमारे पास, कई बार हमने देखा है, ताप है, दाब है, सांद्रता है, किसका, अभिकारकों का सांद्रता है, उत्प्रेरक है, ये सब लिखना। और पृष्ठ क्षेत्रफल है अभिकारक का, यह रिएक्शन का, है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल है अभिकारक का, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया 1 2 3 4 5। और क्या है, और है अभिकारक की प्रकृति, सबसे इम्पोर्टेंट, अभिकारक की प्रकृति क्या है ना, उसका इलेक्ट्रॉन En जो वैल्यू रहता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके हिसाब से, साइज के हिसाब से, आयन का चार्ज क्या है, सेम आयन रहेंगे तो नहीं होगा, अलग उस टाइप का। विकिरण रहता है एक तो, कोई 3 बोला है, 3 तो लिखना है, इनमें से कोई सा भी 3 लिख लो, लिख देना। डिटेल में इतना करने से होता है, ताप में उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी के हिसाब से, दाब में प्लस माइनस के हिसाब से, उत्प्रेरक पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन रेट ज़्यादा रहेगा, सांद्रता के हिसाब से। शून्य कोटि में नहीं, लेकिन बाकी में तो करता है ना, वो सब लिखना रहता है। ये हो गया, ये 5वां है। 6वां, यहाँ पे एक और सवाल था, है ना, 6वां करके लिख लो। दर निर्धारक पद, दर
निर्धारक पद क्या होता है? तो जटिल अभिक्रियाओं का वह स्टेप रहता है जहां पर जिसकी गति जो है वो धीमी रहती है, उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि दर निर्धारक पद कहते हैं। क्यों उसी को कहते हैं, बाकी को क्यों नहीं? क्योंकि उसका स्पीड धीरे है तभी तो उसका मेजरमेंट कर पाएंगे हम। एक चीज यहाँ पे जाने हैं कि अभिक्रिया की कोटि हो चाहे अभिक्रिया की कोटि हो चाहे अभिक्रिया का वेग, ये दोनों प्रायोगिक निर्धारण है, थियोरेटिकल नहीं है। तो हम इसका दर को निर्धारण करेंगे तो प्रायोगिक करेंगे तो हमें समय चाहिए ना भैया, उसका सांद्रता देखने के लिए, मेजरमेंट लेने के लिए, रीडिंग लिखने के लिए। अगर तुरंत हो जाएगा तो फास्ट हो जाएगा तो कहाँ से करेंगे? इसलिए जो स्लो स्टेप रहता है जटिल अभिक्रियाओं में, वही उसका दर निर्धारक पद रहता है। ठीक है, और इसी की कोटि निर्धारण की जाती है और इसी का ही आणविकता देखा जाता है। ठीक है, तो ये एक सवाल थे 2020 में, ये सवाल थे। अणु संख्यता ज्ञात कीजिए। देखिए इसका अणु संख्यता क्या ज्ञात करना है? H2O है, विलायक टाइप का है, इसका अणु संख्यता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका अणु संख्यता 1 हो जाएगा, एक ही अणु संख्यता है इसका। किसी अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है। हाँ, ताप पर निर्भर करता है, लिख लेना। अभिक्रिया का वेग, अब यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पे कम होगा, और अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पे कम होगा। अरे सॉरी, ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पे बढ़ेगा। ऊष्माशोषी को ताप चाहिए ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और ऊष्माक्षेपी को टेम्परेचर कम चाहिए क्योंकि वहाँ से टेम्परेचर निकल ही रहा है। अगर उसको और टेम्परेचर दें तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से है। निम्न अभिक्रिया की कोटि एवं दर ज्ञात कीजिए। क्या अभिक्रिया है, कोटि और दर ज्ञात करना है। अरे कहाँ गया? वो कुछ इस प्रकार से दिया रहता है ना, इक्वेशन दिया रहता है यहाँ पे, इक्वेशन दिए रहेगा, कुछ ऐसा दिया रहेगा C2H5 ऐसा करके, और यहाँ पे 3/2 यहाँ पे ऐसा करके दिया रहता है। उन दोनों को जोड़ देना है, जो आएगा उसका कोटि रहेगा। बस ऐसा इजी रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। अर्धकाल को समझाइए, जानते ही हो। आर्हेनियस समीकरण लिखिए, समझाइए, लिख देना ऐसे करके। आर्हेनियस का समीकरण क्या रहता है? K इक्वल्स टू क्या है? A इंटू E के पावर EA/RT। इसमें एक एक पद क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये रेट कांस्टेंट है ना, ये टेम्परेचर है, ये एक्सपोनेंशियल है। K जो है इसके समानुपाती रहता है ना। ये टक्करों का आवृत्ति संख्या है, ऐसे लिख लेना। 3 नंबर का सवाल है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, टक्कर अगर ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर के डिफरेंस में टक्कर बढ़ता है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने से, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं उतना प्रभावी टक्कर बढ़ेगा। तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभावी टक्कर बढ़ने से उसका वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है, उसके समानुपाती रहता है। यही बताना है इसमें। इसकी वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना है। अब अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या है? वेग बराबर इतना है 3/2, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? 1/5 है, 1.5 है, 3/2 है। इकाई ज्ञात करना है। वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना है तो कर लो। मोल पर लीटर पर सेकंड इक्वल टू K। यहाँ क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड 1.5 इधर आ जाएगा। 1.5 है, 1.5 है, इधर 1 है तो 0.5 बचेगा, तो K इक्वल टू हो जाएगा मोल -0.5, और -0.5 रहेगा ऊपर जाके हो जाएगा
लीटर, ये हो जाएगा लीटर 0.5 हो जाएगा, माइनस में नहीं प्लस में हो जाएगा, है ना। और ये सेकंड है, सेकंड तो सेकंड इनवर्स रहेगा, ये आपका इकाई हो जाएगा। ठीक, आर्यनीय समीकरण हो गया, ये हो गया। 2019 का सवाल देख लीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, सूत्र लिखिए। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, प्रूव अबव स्टेटमेंट, प्रभावित नहीं करता। टी हाफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वही 0.693 डिवाइड बाई के रहता है ना। आभासी पी स्यूडो रिएक्शन, इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल आल्सो। वही जिसमें एक से ज़्यादा अभिकारक रहते हैं, इसमें मोलों की संख्या एक से अधिक रहती है और वो फिर भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया रहती है। अक्सर इसमें एक तो रिएक्टेंट रहता है, दूसरा जो रहता है वो अक्सर विलायक रहता है, जिसकी सांद्रता ऊपर नीचे कर दो फिर भी अभिक्रिया के वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण लिख देना, किसी भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर देना, एक तो एसिड बना देना और एक तो एल्कोहल बना देना, ये हो गया। डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के निकालना है। क्या निकालना है, डेरिवेशन करके हमको डेरिवेशन करके के इक्वल टू लाना है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, जहाँ पे ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है। इजी है, बताया हूँ मैं अपने वीडियो में, है ना। व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तापमान गुणांक क्या है वही बताना है, तापमान गुणांक। ठीक है। डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का वैल्यू निकालना है, डेरिवेशन निकालना है छठवां का। के इक्वल टू क्या रहता है, प्रारंभिक सांद्रता ए, या फिर इसे ऐसा ए कहो, प्रारंभिक सांद्रता माइनस टी समय पश्चात, टी समय पश्चात क्या रहेगा, ए माइनस एक्स रहता है, डिवाइड बाई टी, ये निकालना है। जैसे अगर बुक में जो दिया है उसके हिसाब से लिखें तो के इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट ऐसा माइनस ए, ये टी समय पश्चात है, इसको टी लिख सकते हो, ये निकालना है रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का। इजी है, समाकलित को एक समीकरण से आएगा, है ना। तो ये तो हो गए हमारे इम्पोर्टेंट जो पिछले 5 सालों में आए हुए सवाल थे, वो हो गए, है ना। मैंने ये तो नहीं बताया कि कैसे लिखना है, कि एक पद लिख के मैंने नहीं बताया, पर आप उतना होशियार हो, आप कर लोगे, है ना। इन चीज़ों को आप ध्यान देना। 5 नंबर का सवाल यहाँ से अवश्य ही आता है, इस साल भी आएगा 5 नंबर के सवाल, तो इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ें, देख लो, बहुत बढ़िया है ना। काफ़ी इजी चैप्टर है, उतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तापमान गुणांक और ये पद, दर निर्धारक पद, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना, है ना। और बहुत इजी है, लेकिन जिसमें गलती हो जाता है वो एक चीज़ है कि शून्य कोटि का जो मेरे से भी कभी कभी बीच में हो रहा था, है ना, अब नहीं होता। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है, शून्य के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, ये शून्य कोटि का है। प्रथम कोटि का सेकंड इनवर्स होता है ना। द्वितीय कोटि का मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है। तृतीय कोटि का मोल -2 लीटर टू द पावर 2 और सेकंड इनवर्स, ये तृतीय का हो गया। इस प्रकार से तो कंफ्यूजन नहीं होना है, भले ही कम पढ़ो पर अच्छा से पढ़ के जाओ एग्जाम पे, है ना। तो मित्रों ये तो था आज का हमारा वीडियो, काफ़ी लंबा हो गया है ना। ये था पूरा आए हुए सवाल और हमने क्या पढ़ा, हालांकि थोड़ा बहुत फास्ट था, हल्का फुल्का मैंने बताया, ठीक है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल ऐसे ये चीज़ों को पूछा गया है, इनको थोड़ा देख लेना, और बाकी इजी है यार, है ना। इतने में हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला वीडियो अब अगले चैप्टर पे होगा, क्लास 12th का जो है अगला चैप्टर, हम चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे,
वहाँ पे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को, है ना। अगर आप इस पे लाइव डाउट क्लास आते हैं, आपको कुछ डाउट है कि कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए बी स्टडी LTD, सर्च करेंगे मेरा लोगो वाला बी स्टडी LTD करके आएगा, है ना। करीब 100 के आसपास वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं अभी। तो ये ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, है ना। वहाँ पर वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप जाइएगा वीडियो में, और लिंक दिया हुआ है किसके, यूट्यूब के लिंक दिया हुआ है। चाहे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यही चीज़ यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वीडियो देखिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि इस पे डाउट क्लास चाहिए बोल के, तो आपके लिए एक तो लाइव डाउट क्लास अपन लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। 50 सब्सक्राइबर होने के बाद यूट्यूब पे लाइव क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि उसका रिस्ट्रिक्शन है, जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होते तो लाइव अपन डिस्कशन भी नहीं कर सकते, और जूम पे तो आगे पीछे होता है, वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।